कि हाइड्रोजन के ऑक्साइड यानी डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं। यानी जल वास्तव में एक शुद्ध पदार्थ होता है, अर्थात यह यौगिक है, यह मिश्रण नहीं होता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। अगर देखा जाए तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक है। जैसे आप जानते हैं कि 70% हिस्सा जल ही होता है और इसको नित्य रूप से हमें ग्रहण करना भी आवश्यक होता है। तो जल आपको अगर प्रकृति से जो जल हमें प्राप्त होता है तो प्राकृतिक रूप से जो वर्षा का जल होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। उसमें थोड़ी ही मात्रा में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि उसमें घुली रहती है, इस अमोनिया भी घुली रहती है। इसके बावजूद भी वो सबसे आपको शुद्ध जल माना जाता है प्राकृतिक स्रोत में। उसके बाद आता है आपका स्रोतों का जल या भूमिगत जल। तो ये स्रोतों का जल या भूमिगत जल में सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है इत्यादि जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ होते हैं वह भी आपको घुले रहते हैं। यही कारण है कि जो आपका स्रोतों का जल है या भूमिगत जल है वो स्वास्थ्य के लिए आपको लाभदायक होता है। अगर देखा जाए तो अशुद्ध जल में नदी का जल और सबसे अशुद्ध जल का स्रोत है प्राकृतिक स्रोत वो समुद्र होता है, जिसमें आपको सोडियम और पोटेशियम के आपको लवण घुले रहते हैं और उसके कारण से, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के भी आपको पर्याप्त मात्रा में उसमें अशुद्धियों के रूप में पाई जाती है। और उसी कारण से जो समुद्र का जल होता है वो सबसे खारा यानी सबसे अशुद्ध जल माना जाता है। एक पीने योग्य जल आपको रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादिष्ट होना चाहिए। आपको एक पीने योग्य जल की विशेषता होती है। इस प्रकार आपको अगर जो पीने वाला जल होता है, अगर मान लेते हैं कि आपको कैसा होना चाहिए, रंगहीन, गंधहीन होना चाहिए। अगर देखिए कभी कभी शहरों में जो जल अन्य स्रोतों से उसको सप्लाई करते हैं तो उसको रंगहीन और गंधहीन बनाने के लिए चारकोल, जिसको आपको लकड़ी का कोयला भी कहते हैं चारकोल को, तो इस चारकोल से कैसे जब गुजारा जाता है चारकोल से तो आपको जल रंगहीन और गंधहीन होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसको लाल दवा कहते हैं, वायु, ओजोन, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 इत्यादि का प्रयोग करके ही जल को आपको रोगाणु रहित यानी कीटाणु रहित बनाया जाता है। और जल में जो आपको निलंबित या कोलाइडी जो अशुद्धियाँ होती है उसको दूर करने के लिए उसमें फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। तो फिटकरी क्या करता है, जल में घुली हुई कोलाइडी अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करता है और उसको निथार करके जल में जो निलंबित अशुद्धियाँ होती है उसको आपको दूर किया जाता है। अब इसके बावजूद भी आप जानते हैं कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। इसको अगर वैद्युत अपघटन किया जाए तो 2 आयतन हाइड्रोजन और 1 आयतन ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यह हाइड्रोजन आपको कैथोड पर प्राप्त होता है और ऑक्सीजन जो होता है आपको एनोड पर प्राप्त होता है। जल का अगर अपघटन किया जाए तो ठीक ना, तो इस तरह से होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हमारे पीने योग्य यानी जल में जो खनिज लवण होते हैं जिससे जल कठोर हो जाता है, तो कठोर माने बहुत अधिक कठोर तो नहीं, लेकिन एक पर्याप्त मात्रा में कठोर ही जल ही पीने योग्य होता है। अगर जल मृदु जल हो तो मृदु जल को अगर कांच की नली में गुजारा जाए तो उसमें कई, जैसे सीसा जो तत्व होता है, सीसा या कई खनिज लवण उसमें घुल जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। और मृदु जल में कोई खनिज लवण जो स्वास्थ्य लाभदायक है वो भी घुले नहीं रहते हैं और सीसा इत्यादि उसमें घुल जाता है मृदु जल में, इसीलिए मृदु जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। आपको कठोर जल ही पीते हैं। लेकिन कुछ कार्यों के लिए अभी हम बताएंगे कि कुछ कार्यों के लिए आपको कठोर जल उपयुक्त नहीं होता है, उसको हम मृदु जल के रूप में आपका जल को मृदु किया जाता है
है ना। तो अब जल की पहचान कैसे कर सकते हैं कि जल की पहचान क्या होती है। तो जल एक नीला थोथा का नाम सुने होंगे, जिसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, तुतिया कहते हैं। यह आपको इसमें से जब क्रिस्टल जल कणु निकल जाते हैं तो यह आपको श्वेत हो जाता है ना। और जब इसमें आपको क्रिस्टल जल यानी बाहर से उस पर जल डाल दे, जैसा जल का बूंद, तो ये आपको नीले रंग में हो जाता है, इसीलिए इसको नीला थोथा कहा जाता है। तो इसमें यानी कहने का मतलब कि आपको आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल पर यदि आपका जल डाला जाए और जो द्रव यूज़ किया जाए और वो द्रव के कारण से वो आपको नीला हो जाए, वही द्रव क्या है, जल है, तो इससे पहचान की जाती है। या एक कोबाल्ट क्लोराइड होता है, कोबाल्ट क्लोराइड नीले रंग का ही होता है, और उस कोबाल्ट क्लोराइड पर जब जल डालते हैं तो वो आपको लाल हो जाता है। तो उसके आधार पर भी ये आपको जल की पहचान की जाती है कि आपका जल। तो इस तरह से आपको जल के विषय में रहा आपका। अब जल जाते हैं कि शुद्ध जल जो होता है, जो शुद्ध जल का हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और क्वथनांक जो होता है वो आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जल का। इसके बाद जल में अगर जल का जो घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है आपका घनत्व, और ये 0 डिग्री पर होता है। ये घनत्व की सबसे अधिकतम मात्रा है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये जल के घनत्व की सबसे अधिकतम मात्रा। वैसे आप जानते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है और ये माना गया है। और उसके ऊपर जाने पर भी घनत्व में कमी आ जाती है, नीचे जाने पर भी आपको घनत्व आपको वहाँ घटता है। इसके बाद जहाँ तक आयतन की बात है, ठोस अवस्था में जल आपको एक जल प्रकृति में ऐसा है कि आपको सामान्य ताप पर ही यह तीनों अवस्थाओं में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो ये तीनों अवस्थाओं में समान ताप पर भी जल आपको पाया जाता है। इसमें से इसलिए जल का एक त्रिक बिंदु होता है, यानी 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड को जल का ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। तीनों अवस्थाओं में उस पर भी पाया जा सकता है। या ये इस तरह से देखा जाए तो 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड ये जल का ट्रिपल पॉइंट कहता है, त्रिक बिंदु कहलाता है। इससे तीनों फेज इस पॉइंट पर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब आपका जो जल अगर देखा जाए तो जल में कुछ विशेष पदार्थ घुल जाते हैं तो जल आपको कठोर जल कहा जाता है, जिनमें जल में कठोरता आ जाती है, ठीक ना। और ये पदार्थ क्या होते हैं, तो आपको कैल्शियम है, मैग्नीशियम है आपके, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, ये अगर घुल जाते हैं तो इनके घुलने से जल क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। क्या बताए, सल्फेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के घुल जाने से जल क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। कठोर जल के आशय ये है कि साबुन के साथ यह जल, जो साबुन का सूत्र क्या होता है, C17H35 COONA या K होगा, जिसको सोडियम स्टेरेट कहते हैं, या C17H31 COONA जिसे सोडियम पामिएट कहते हैं, या C17H33 COONA इसको सोडियम ओलिएट कहते हैं। तो यह साबुन है, इस साबुन का सूत्र है। और इस साबुन के साथ जल जो होता है, आपको कठोर जल होगा तो उसमें जो लवण हैं, वह लवण जो होते हैं उसके साथ साबुन के साथ अभिक्रिया करके और अधिकांश भाग साबुन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए आपको इस कठोर जल के साथ वो साबुन जो होता है कपड़ों की सफाई अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है। तो ये एक कमी है। दूसरी कमी होती है कि जो कठोर जल होता है, और कठोर जल को अभी भी आपको कोयले के माध्यम से आपको अधिक बिजली प्राप्त की जाती है, तो वहाँ बड़े बड़े बॉयलरों में पानी को उबाला जाता है। और अगर कठोर जल को उबाला जाएगा तो नीचे बॉयलर में नीचे पपड़ी जम जाती है, जिससे अधिक ऊष्मा की क्षति होगी, अधिक आपको ऊर्जा और खर्च होगा। इसको बचाने के लिए ही आपको जल को कठोरता को दूर करना होता है। तो इसमें यानी किसे, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट होते हैं
या आपको क्लोराइड होता है या आपका सल्फेट होता है, इसके घुलने से ही, चाहे कैल्शियम को हो मैग्नीशियम को, इसके घुलने से ही जल आपको कठोर हो जाती है। और इसलिए इस कठोरता को दूर करने होता है ताकि आपको जल पर्याप्त मात्रा में वो साबुन के साथ झाग दे सके मृदु जल, और अच्छी पर्याप्त मात्रा में झाग देता है। और बॉयलर में भी अगर जल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी मृदु जल यूज़ किया जाता है। तो इन दो कारणों में से आपको जल की कठोरता जो होती है आपको दूर करनी होती है। अब जल में जो कठोरता है तो कठोरता को भी दो तरह से बांटते हैं। एक तो होता है अस्थायी कठोरता, क्या कहते हैं, अस्थायी कठोरता कहते हैं। और अस्थायी कठोरता जो बाइकार्बोनेट है ना, इस बाइकार्बोनेट के घुलने से जो कठोरता आती है उसी को क्या कहते हैं, अस्थायी कठोरता कहते हैं। अब अस्थायी कठोरता ये इसलिए कहते हैं कि अगर जल को गर्म भी कर दिया जाए, उबाल भी दिया जाए, तो यह कैल्शियम के कार्बोनेट जो होते हैं बाइकार्बोनेट, ये टूट करके और कैल्शियम कार्बोनेट और जल के अणु और इस तरह से आपको ये इसमें वियोजित हो जाते हैं, ठीक ना। तो जो इसमें वियोजित हो जाते हैं तो इसके कारण से जल क्या होता है, वो आपकी उसकी कठोरता जो होती है वो आपको समाप्त हो जाती है। और अस्थायी कठोरता यानी इनके घुलने से ये अवक्षेपित हो जाएंगे नीचे, तो उनको छान करके अलग कर दिया जाएगा। इसके मतलब कि अस्थायी कठोरता को एक तो स्थिति होती है किससे दूर कर सकते हैं, तो उबाल कर। दूसरी विधि होती है जिसको क्लार्क की विधि कहते हैं। किसकी विधि कहते हैं, क्लार्क की विधि। इस विधि में अस्थायी कठोरता दूर करनी होती है तो उसमें चूने का पानी या कली चूना यानी CaOH का होल ट्वाइस इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना होगा, अधिक मात्रा में अगर यूज कर देंगे तो ये खुद ही जल को कठोर बना देगा। इसलिए एक निश्चित मात्रा में कितना उसमें है उसका आकलन करके ही आपको क्लार्क विधि से चूने का पानी का प्रयोग करते हैं या कली चूने का प्रयोग करते हैं, और उसको मिलाने से जल में जो होती है जो अस्थायी कठोरता है वो आपको दूर हो जाएगी। तो दूसरी विधि क्लार्क की विधि है, उबाल। और तीसरी विधि होती है इसमें सोडियम कार्बोनेट होता है यानी जो धावन सोडा है, अगर इसका भी यूज़ कर दिया जाए तो इसको यूज़ करने से भी क्या होता है, आपको जल की जो होती है अस्थायी कठोरता जो होती है वो दूर हो जाती है। उबाल कर क्लार्क की विधि में चूने या चूने का पानी का प्रयोग करते हैं, और यह भी ध्यान रखना होगा कि इसको अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करेंगे, एक निश्चित मात्रा में ही प्रयोग करेंगे। अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे तो खुद ही जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है Ca बन जाएगा, और इसके बनने से जल जो होता है खुद ही आपका कठोर हो जाता है। तो इसलिए अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करेंगे। कार्बोनेट का प्रयोग करके भी जल की जो होती है अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। तो इसकी अस्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट के साथ भी प्रयोग करके उसकी अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। अब जो अस्थायी कठोरता होती है जो आपको क्लोराइड और आपको सल्फेट आयन के घुलने से होती हैं, और इनके घुलने से जो अस्थायी आपको कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए या तो जल में अगर देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो यूज कर देते हैं तो इसके यूज करने से दोनों प्रकार की यानी अस्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता इसको आपका इसके प्रयोग करने से आपको दूर हो जाती है आपका, ठीक ना। तो इसको दूर करने इसके प्रयोग से आपको दोनों प्रकार की कठोरता आपको दूर होती है। आसवन की विधि के द्वारा भी अस्थायी कठोरता को आपको दूर किया जाता है, यानी आसवन करेंगे तो आसवन कर देंगे तो उसके बाद जल जो होता है मृदु हो जाएगा, तो आसवन के द्वारा भी आपको अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। और अब जो विधि है इस विधि को जानना है जिसके द्वारा दोनों प्रकार की कठोरता भी दूर हो जाती है, उस विधि को समझा जाए तो एक विधि होती है जिसको जियोलाइट या परम्यूटेट विधि कहते हैं। तो ये जियोलाइट या परम्यूटेट एक आपका रासायनिक पदार्थ है जिसको सोडियम जियोलाइट कहते हैं, और शॉर्ट में लिखते हैं Na2Z, पूरा नाम होता है Na2Al2Si2O8। इसी को सोडियम जियोलाइट
कहते हैं 60 में Na2Z से लिख दिया जाता है। तो ये आपको जब सोडियम जियोलाइट को जब आपको जल में मिलाते हैं तो यह अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताओं को दूर कर जाता है, क्योंकि उससे क्रिया करके और जो आपको जल को अस्थायी कठोर बनाते हैं उससे ये क्रिया कर जाता है और क्रिया करके ये कैल्शियम जियोलाइट या इसमें कन्वर्ट हो जाता है और आपको ये जो लवण प्राप्त होते हैं इसके जल में रहने से जल आपको कठोर नहीं होता है, उसको छान करके अलग किया जा सकता है। तो इसलिए आपको अब ये कैल्शियम जो इत्यादि में बदल जाता है, तो इसके आधार पर जल की जो होती है कठोरता जो होती है दूर की जाती है। लेकिन एक सीमा के बाद जब ये पूरा सोडियम जियोलाइट कैल्शियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर ये अभिक्रिया रुक जाएगी। इसलिए पुनः इस कैल्शियम जियोलाइट को सोडियम जियोलाइट में बदलने के लिए 10% NaCl यानी नमक का जो घोल होता है उसका प्रयुक्त करते हैं। तो 10% NaCl के घोल प्रयुक्त करने से आपको क्या होता है, यह आपका पुनः सोडियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है और पुनः यह कार्य करने लगता है। इसके मतलब जियोलाइट या परम्यूटेट को पुनः क्रियाशील बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें आपको 10% नमक का घोल प्रवाहित किया जाता है। उसी प्रकार एक और भी केमिकल पदार्थ होता है जिसको कालगन कहते हैं। कालगन सूत्र देखिए, एक्चुअल में ये सोडियम का संकर लवण होता है Na6P6O18 कहीं पर लिखा होगा और कहीं पर Na2Na4PO4 का होल 6 ऐसा लिखेंगे तो इसका सूत्र होगा Na6P6O24। तो ये दो ऐसे कति के संकर लवण होता है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर आपको अन्य भी उसमें घटक जुड़ जाते हैं, इसलिए दोनों सूत्र सही है और दोनों नहीं दे सकता है। अगर जो भी विकल्प आपको दिया गया है वह विकल्प की सहायता से आप निश्चित रूप से बताएंगे। ये कालगन आपका इसका नाम है और कालगन के प्रयोग करने से भी अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार की कठोरता जो होती है आपको दूर हो जाती है। एक वर्तमान समय में जो जल की में कठोरता को दूर करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको रेजिन विधि कहते हैं। रेजिन विधि, और यह ऐसी विधि है कि जल में दोनों प्रकार की कठोरता जो होती है, चाहे अस्थाई हो चाहे अस्थाई हो, दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। ये रेजिन दो प्रकार की होती है, धनात्मक रेजिन और ऋणात्मक रेजिन। जो धनात्मक रेजिन होती है एक्चुअल में ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो आपको प्राप्त होते हैं चीड़ के पौधों से, और ये रेजिन दो प्रकार के होते हैं। एक रेजिन जो होता है आपको जो धनायनों को अपने अंदर रोक लेता है उसको धनात्मक रेजिन कहते हैं, और जो ऋणायनों को अपने अंदर रोक लेता है उसको ऋणात्मक रेजिन कहते हैं। जो धनात्मक रेजिन होता है उसमें अम्लीय आपको कार्बोक्सिल समूह होता है, और ये कार्बोक्सिल समूह यानी COOS इसकी सहायता, ये जो होता है आपको यह समूह की जिस उपस्थित होता है तो ये अपने यह OS आपको ये जो समूह है COOS, तो यहाँ से ये आयन हो जाएगा। तो ये COOS समूह जो होता है ऋणात्मक समूह, ये धनायनों को अपने अंदर आपको आबद्ध कर लेता है। तो जितने भी आपको धनायन होते हैं इस आपको कठोर जल में, उन धनायनों को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जा रहा ऋणायनों को, तो ऋणायनों को रोकने के लिए धनात्मक रेजिन का प्रयोग करते हैं। एक्चुअल में वास्तव में उसमें NH4 समूह होता है, और यह NH4 यानी RNH3OH ऐसे करके जिसमें ग्रुप होते हैं, तो इस तरह के ग्रुप होते हैं। तो यह ग्रुप क्या करता है, वह सभी ऋणायनों को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार धनात्मक रेजिन और ऋणात्मक रेजिन दोनों से अगर पास करा दिया जाए तो जल जो होता है पूरी तरह से मृदु हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद ये जो धनात्मक रेजिन होता है जो धनायनों को रोकता है, उसको आपको वो भी तो आपका खराब होगा, उसके समूह आपको निष्क्रिय हो जाते हैं। तो पूर्व समूह को सक्रिय करने के लिए आपको सांद्र H2SO4 विलयन का प्रयोग किया जाता है फिर उसको सक्रिय करने के लिए। और ऋणात्मक रेजिन
जिसमें NH4 समूह है, इसको आपको सक्रिय करने के लिए आपको NaOH के शांत विलयन का प्रयोग करते हैं। अब ऋणात्मक इसलिए रोका गया कि ये ऋणायनों को रोकता है। धनात्मक रेजिन माने धनायनों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रकार इस रेजिन से गुजारने के पश्चात दोनों विलयनों के समूह से गुजारने के बाद जल पूरी तरह से आपको मृदु हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मृदु जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि मृदु जल को अगर शीशे की नली में गुजारा जाए तो उसमें से धातु आयन उसी में घुल जाते हैं और आपका वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। तो इसके आधार पर यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता। उसमें विशेष खनिज लवण भी नहीं घुले होते हैं जो स्वास्थ्य के लाभदायक होते हैं। लेकिन आपको साबुन के साथ आपको कठोर जल अभिक्रिया करके नष्ट हो जाता है और बॉयलर में इस जल का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जल की कठोरता को दूर करना आवश्यक होता है, ठीक ना। तो यानी आपको जो कठोर जल होगा आपको कहाँ नहीं यूज होगा, तो साबुन के साथ यानी कपड़ा साफ करने में, नहाने में, यानी साबुन से तो अभिक्रिया कर लिया जाता है, इसलिए वहाँ आपको कठोर जल का उपयोग नहीं किया जाता है, वहाँ मृदु जल का उपयोग करना चाहिए। या बॉयलर में जहाँ पानी को उबाल करके और भाप में परिणित करते हैं वहाँ भी आपको जल मृदु होनी चाहिए, ये है। अब जल में वैसे तो जल को जब आस्वद करते हैं तो आस्वन करने से जो जल प्राप्त होता है वो एकदम शुद्ध आशुद्ध जल होता है, उसमें आंसू जल होता है। तो रासायनिक रूप से उसी जल का उपयोग किया जाता है आपको। लेकिन उसको और भी पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए जो कुछ आसवन से जो जल शुद्ध करते हैं उसमें कार्बनिक पदार्थ जिसको पाइरोजन कहते, क्या कहते हैं, पाइरोजन, यह एक कार्बनिक यौगिक है और वह उसमें घुला रहता है। इसको दूर करने के लिए आपको पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा कहते हैं, KMnO4, उसका यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। और फिर आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड का घोल उसमें पास करा, बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं और इसको मिला करके उबालने से आपको तब जो होता है ये पाइरोजन नामक अशुद्धि भी दूर हो जाती है। इस प्रकार जल जो होता है रासायनिक रूप से पूरी तरह से वो शुद्ध हो जाता है। तो ये जल को शोधन की इस तरह से शुद्ध जल आपको प्राप्त करने की आपको इस तरह से बताया कि जल को में आपको आप जल में जो कीटाणु रहित बनाने के लिए जल में आपको वायु की फव्वारे में अगर प्रवाहित करते हैं, फव्वारा भी करते हैं तो वायु जो होता है वो जल जो होता है शुद्ध होता है। इसके बाद ओजोन का, ओजोनाइड जिसको कहते हैं, ओजोन का प्रयोग करके भी जल को शुद्ध किया जाता है। या आपको ये जानिए कि 10 लाख भाग में मात्र 0.2 पाई भाग क्लोरीन अगर पास करा दी जाए तो वो भी कीटाणु रहित हो जाती है। तो इतनी भाग क्लोरीन को पास कराने से भी जल कीटाणु रहित हो जाता है। या आपको चूना या पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का प्रयोग किया जाता है। या ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का प्रयोग करके जल को कीटाणु रहित या रोगाणु रहित कहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी विधि ओजोन की होती है। इस विधि से जल को आपको अच्छी तरह से रोगाणु रहित या किया जा सकता है। तो ये जल के विषय में आपको रहा। अब जल की कठोरता है कि जल की कठोरता को हम कैसे मापते हैं, तो जल की कठोरता को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मापते हैं, वह भी देखना जरूरी होता है। तो आपको जल की कठोरता को मापन कैसे किया जाता है।